नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी, जिसमें हम अपनी एक एग्जांपल पढ़ेंगे, दैट इज़ द मेथड यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मलेरिया। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड क्या है? बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी में होता क्या है, एक स्टेप वाइज एक प्रोसेस है, एक मेथड है जो डिवाइडेड होता है कुछ स्टेप्स में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर अभी हम जो एग्ज़ाम्पल लेंगे वो मलेरिया का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास होगा ये ऑब्जर्वेशन होगा, इसमें हाइपोथेसिस होगा, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन होगा, ठीक। उसके बाद जो है हम आएंगे एक्सपेरिमेंट पे, रिज़ल्ट एंड देन थ्योरी। जनाब, बायोलॉजिकल मेथड क्या है? बायोलॉजिकल मेथड इज़ मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं किससे? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी भी चीज़ को देखकर आप एनालाइज करो कि क्या मसला हुआ है, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन, ठीक। ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को देखना। most of the biological investigation starts with an observation. After selecting specific biological problem, observations are made to collect relevant information, ठीक है। हमने कोई भी प्रॉब्लम देखी बायोलॉजिकल, हमने उसे ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने अपना काम शुरू करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं मलेरिया की प्रॉब्लम को। टेक अ केस ऑफ मलेरिया। व्हाट इज़ मलेरिया? मलेरिया इज़ द ग्रेटेस्ट किलर डिजीज़ ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज़। मतलब अभी की बीमारी नहीं है ये कोई, ये हम बहुत सदियों से ये चली आ रही है। और मतलब एक छोटा सा जो मच्छर है वो आप इंसान को मार देता है, ठीक है। मलेरिया वॉज वन अमंग मैनी अदर डिजीज़ फॉर विच अ क्योर वॉज नीडेड, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों में एक मलेरिया भी है जिसका क्योर चाहिए, क्योंकि वो एक किलर डिजीज़ था, ठीक। In 1878, a French physician Leverin studied the blood sample of malaria patient under microscope and observed tiny creatures in it. These creatures were later called as plasmodium. हम आज पढ़ते हैं कि मलेरिया में एक्चुअली में जो पेशेंट है वो इन्फेक्ट हो जाता है प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम इज़, बताऊंगी मैं आपको आगे कि प्लाज्मोडियम क्या है, लेकिन आता कहाँ से? मॉस्किटो से। मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम, फीमेल मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है आगे। तो जनाब 1878 में फ्रेंच फिजिशियन थे, उन्होंने ब्लड सैंपल उसको ऑब्ज़र्व किया अंडर माइक्रोस्कोप। उसमें उन्होंने देखा कि जनाब ये टिनी क्रिएचर्स मौजूद हैं, और इन क्रिएचर्स को इन्होंने नाम दिया क्या? प्लाज्मोडियम का। अब क्या हुआ? ऑब्ज़र्वेशन तो हो गई, अच्छा जनाब ऑब्ज़र्व कर लिया इन्होंने, सही है। अब हम आते हैं हाइपोथेसिस पे। ऑब्ज़र्व हो गई एक चीज़, प्लाज्मोडियम इनको पता चल गया। अब इन्होंने कहा अब क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, वन और मोर पॉसिबल प्रोपोजिशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर फिर क्या होता है, ये पॉसिबल प्रोपोजिशंस बनाते हैं, प्रोपोजिशन हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जनाब अच्छा ये है तो ये होगा, या ये नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक। दिस इज़ कॉल्ड एज हाइपोथेसिस, सिर्फ एक सोच है, ठीक। द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय साइंटिफिक मेथड, ठीक है। हाइपोथेसिस फिर आप आगे जाके साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू टेस्ट होते हैं। हाइपोथेसिस ये है कि आपने जनाब ये सिर्फ कंडीशंस रख दी कि अच्छा ये है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मेरिट्स क्या है हाइपोथेसिस के? अ गुड हाइपोथेसिस हैज़ द फॉलोइंग मेरिट्स। एक अच्छा हाइपोथेसिस, उसके क्या मेरिट्स होते हैं? पहला, इट इज़ क्लोज टू द ऑब्जर्व फैक्ट, मतलब बहुत क्लोज हो। कि अगर ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम है तो वो बोलें कि नहीं जी कोई प्लांट है, कोई बड़ा एनिमल है, ऐसा नहीं हो। हाइपोथेसिस बहुत क्लोज हो ऑब्जर्व फैक्ट के, जो फैक्ट इन्होंने ऑब्जर्व किया है उसके बहुत क्लोज होना चाहिए वो हाइपोथेसिस, ठीक। इधर उधर की कहानी नहीं होनी चाहिए कि जनाब आप बोल रहे हैं शुमाल और वो बोल रहे हैं मगरब, ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वन और मोर डिडक्शंस कैन बी मेड फ्रॉम दिस। अभी डिडक्शंस हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होती हैं। दीज डिडक्शंस शुड बी कन्फर्म डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। रिजल्ट वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। टू नो द काउज ऑफ मलेरिया फॉलोइंग हाइपोथेसिस वॉज मेड। ये तो हमने मेरिट्स पढ़ लिए, ठीक है। इनको हम डिटेल में जब हम डिडक्शन के बारे में पढ़ लेंगे तो हम इसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे आगे जाकर। टू नो द काउज ऑफ मलेरिया फॉलोइंग हाइपोथेसिस वॉज मेड, क्योंकि हम मलेरिया की अभी एग्जाम्पल ली हुई है तो हम मलेरिया ही को आगे फॉलो करते हैं।
क्या कहते हैं ये कि हमने मलेरिया के कॉज को मालूम करने के लिए हमने ऑब्जर्वेशन की, प्लाज्मोडियम आया, फिर हमने क्या हाइपोथेसिस बनाया है क्या कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। जो टिनी क्रिएचर्स इन्होंने ब्लड सैंपल में देखे एक मलेरिया के पेशेंट के, उसमें इन्होंने क्या पाया, प्लाज्मोडियम आया। इन्होंने हाइपोथेसिस ये बनाया कि यही प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से मलेरिया हुआ जनाब। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं डिडक्शन पे। व्हाट इज़ डिडक्शन? डिडक्शन जो होती है वो एक लॉजिकल कंक्लूजन है जो कि निकलती है हाइपोथेसिस से। ठीक। अच्छा, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दिया, फिर एक लॉजिकल कंक्लूजन निकली उस हाइपोथेसिस से, दैट इज़ कॉल्ड एज डिडक्शन। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेसिस से 3-4 आपके पास एक डिडक्शन आई, फॉर एग्जांपल एक डिडक्शन आई, तो अगर वो करेक्ट हुई तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप उसके ये जो प्रॉब्लम थी आपकी मलेरिया की फॉर एग्जाम्पल, तो ये सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं है। होता यह है कि जितनी ज़्यादा डिडक्शंस होंगी, जितनी ज़्यादा लॉजिकल कंक्लूजन्स निकलेंगी, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक। अच्छा जनाब, अब इन डिडक्शंस पे हम क्या करते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम इन डिडक्शंस पे। होता क्या है, हम दो ग्रुप्स बना देते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है कि वो पेशेंट जो किसी भी तरीके से अफेक्टेड होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो उनका रीज़न क्या है, रियल काउस क्या अफेक्ट होने का। ठीक। एक होता है कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, अनअफेक्टेड पीपल का ग्रुप होता है, मतलब हेल्दी पर्सन जो होते हैं। ठीक है। बाय कीपिंग बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स अंडर सिमिलर कंडीशन, आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 बंदे हमने ले लिए, किस चीज़ के, मलेरियल पेशेंट के। ठीक है, मलेरिया के पेशेंट के 4 बंदे हमने ले लिए जो हेल्दी हैं बिल्कुल। ठीक। इन दोनों ग्रुप्स को हम एक ही कंडीशंस में रखेंगे। ठीक है। हर कंडीशन, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, खाना पीना, जो भी सारी चीज़ें हैं, एक तरह की हाइजीन, सब कुछ हम उनका एक रखेंगे, सिमिलर कंडीशन रखेंगे। फिर क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ डिटरमाइंड। टू नो द रियल काउज ऑफ मलेरिया, द एक्सपर्ट एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ अबाउट 100 मलेरियल पेशेंट। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था 100 मलेरियल पेशेंट का, उनको एग्जामिन किया, जो वहाँ पे साइंटिस्ट थे, जो भी थे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द एक्सपर्ट एग्जामिन द ब्लड ऑफ अबाउट हेल्थी पर्सनस, जो कि कंट्रोल ग्रुप थे। ठीक है। मैंने आपको एक 4 की एग्जांपल दे दी थी। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने 100 पेशेंट से 100 मलेरिया के पेशेंट लिए और 100 हेल्दी पर्सन लिए, जो कंट्रोल ग्रुप था। ठीक। और दोनों को एक ही तरीके की कंडीशंस में रखा। ठीक। और फिर इनके डिफरेंस को डिटरमाइन किया इन्होंने कि अच्छा, हमने जब इनको सिमिलर कंडीशंस में रख लिया तो एक्चुअली में अब इनके डिफरेंसेस क्या होंगे। ठीक। अब क्या हुआ, अब हमने जब इन्होंने एग्ज़ामिन किया ब्लड को, तो हुआ ये कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, जो मलेरिया के पेशेंट थे, उनके ब्लड में, उन 100 के 100 पेशेंट के ब्लड में क्या था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। लेकिन जो कि कंट्रोल ग्रुप था, जो कि हेल्दी पेशेंट्स थे, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं मौजूद था। तो अब आप अपना ज़रा रिवाइंड करें और हाइपोथेसिस पे जाएं कि हमने हाइपोथेसिस क्या लिया था जनाब। हमारे जो फ्रेंच फिजिशियन थे, उन्होंने क्या देखा था कि ब्लड लिया था उन्होंने एक मलेरिया के पेशेंट के, और उसमें उन्होंने टिनी क्रिएचर्स देखे थे जो कि प्लाज्मोडियम थे। तो उनका ये हाइपोथेसिस सही करार हुआ कि जनाब ये प्लाज्मोडियम ही है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। ठीक। जो कि प्रूव हो गया टू सम एक्सटेंट, कंसीडरेबल एक्सटेंट, कि जनाब प्लाज्मोडियम ही फसाद की जड़ है। अब इन्होंने की पेश थ्योरी। होता यही है बायोलॉजिकल मेथड में कि जब रिज़ल्ट आ जाता है तो थ्योरी पेश की जाती है। जब हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है कि ये करेक्ट हाइपोथेसिस था, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से फर्दर, ज़रूरी नहीं आपने एक ही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, 100 पेशेंट्स का, 100 इधर कंट्रोल रख दिए, 100 एक्सपेरिमेंटल रख दिए, तो जनाब एक एक्सपेरिमेंट हुआ और जान छुड़ाई, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में रखकर पेशेंट को। ठीक। और फिर यूनिफॉर्म रिज़ल्ट्स निकलते हैं, और अगर एक ही तरह का रिज़ल्ट आए हर एक्सपेरिमेंट में, तब हम उस हाइपोथेसिस को एक थ्योरी मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको कहते हैं कि जी ये प्रूव हो गया करेक्ट। ठीक है। और इसी तरह जब एक थ्योरी अगेन एंड अगेन प्रूव होती है, फॉर एग्जांपल कोई आया, उसने चैलेंज कर दिया, जी जनाब आपकी ये थ्योरी गलत है। अच्छा जनाब ठीक है, आप कह रहे हैं तो आप
प्रूव करके दिखा दें हम। उन्होंने थ्योरी को दोबारा अपना एक्सपेरिमेंट किया, ये किया सारी चीज़ें, लेकिन फिर वही चीज़ कंक्लूजन, वही रिज़ल्ट निकला आखिरी में कि जनाब प्लाज्मोडियम ही मेन काउस है। तो फिर इस थ्योरी को जब जो फर्दर आपका जिसमें एक्सपेरिमेंट होता रहे, जो फर्दर प्रूव होती रहे कि जनाब ये करेक्ट है, उसको हम फिर आखिरी में साइंटिफिक प्रिंसिपल का दर्जा दे देते हैं।